नमस्कार दोस्तों. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ इक्वालिटी, समानता, जिसमें कल हमने वीडियो में पढ़ा था कि पॉलिटिकल थ्योरी के 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस. जिसमें लिबर्टी हमने पढ़ लिया, पॉलिटिकल थ्योरी का ओवरव्यू देख लिया. एंड टुडे क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इक्वालिटी, समानता. फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट में भी कहा गया है कि मैन आर बॉर्न इक्वल एंड उनको राइट का ट्रीटमेंट भी सबको इक्वल देना चाहिए. और फिज़िकल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल नीड हर इंसान का एक जैसा है. और पॉलिटिकल साइंस में ये जो टर्म है इक्वलिटी, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म है. इसमें बहुत सारे डायमेंशंस हैं, बहुत सारे व्यूज़ हैं लोगों के. और ये एक, अगर इसका इतिहास भी हम देखें तो ग्रीक में भी इसको ह्यूमन एस्पिरेशंस का बहुत इम्पॉर्टेंट वैल्यू मानी जाती थी. और इक्वालिटी होना आज के टाइम और उस टाइम दोनों में ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इवन इन राइट नाउ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट में राइट टू इक्वालिटी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, जिसमें अगर हमारे में समानता के अधिकार से वंचित रखा जाता है तो इन दैट केस हम आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में जा सकते हैं और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के थ्रू. तो इक्वालिटी का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. और इक्वालिटी का जब अगर हम एक स्टार्ट भी सोचें तो एक चीज़ ये रहता है कि ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल, तो उनको ट्रीटमेंट भी इक्वली ही मिलना चाहिए. जैसे पॉलिटिकल साइंस में जैसे हम अक्सर ये लाइन पढ़ते हैं ऑल मैन, तो यहाँ पे आप देखा करिए कि जनरली मेंस की बात हो रही है, क्योंकि पहले के टाइम में एरिस्टोटल वगैरह में भी, सिटीजन में हम पढ़ेंगे, उन लोगों ने महिलाओं को नागरिक मानने से ही मना कर दिया गया था. तो ये आने वाले टाइम फेमिनिज़म के टॉपिक में हम ये सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे. तो ये है. और लेस्की जो कि एक बहुत प्रोमिनेंट पॉलिटिकल थिंकर है, उन्होंने भी एक चीज़ कहा कि पॉलिटिकल साइंस में अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ डिफ़िकल्ट है समझना तो वो इक्वालिटी के ही कॉन्सेप्ट को है. और डिफिनीशन इक्वालिटी का कई सारे लोगों ने कई तरीके का दिया. मुझे एक बहुत अच्छा एक वाक्य और एक पॉलिटिकल थिंकर की धारणा लगती है जिनका नाम है मिखाइल बैकुनिन, जिन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल फ्रीडम विदाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी इज़ अ प्रिटेंस, अ फ्रॉड, अ लाई. मतलब अगर आपको बहुत सारी फ्रीडम दे दी जाए कि राजनीतिक तुम वोट डाल लो, तुम चुनाव लड़ लो और तुमको तुम्हारे धर्म का अधिकार है, तुम राष्ट्रपति बन सकते हो, तुम विधायक बन सकते हो, तुमको एजुकेशन का राइट है, तुम्हारे कल्चर्स को बचाया जाएगा. लेकिन इन सब के बाद अगर सारी फ्रीडम एक तरफ और अगर समानता ही ना रखी जाए तो सारे फ्रीडम, सारे अधिकार हमारे एक तरीके के बिना मतलब मीनिंगलेस हो जाते हैं. जैसे कि आपको ये कहा जाता है कि हम जो एक पार्टिकुलर कोई कंट्री है, हम आपको ये राइट देते हैं सारे सिटीजन्स को कि जो है कि आपको अपना धर्म या अपना कास्ट या अपना जो क्रीड, अपना रेस, आप इसको फॉलो करिए और इसमें रखेंगे, हम इसकी वैल्यू करेंगे. लेकिन ये हम एक पार्टिकुलर सोसाइटी में से कुछ लोगों को देंगे, कुछ को नहीं देंगे. तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही मीनिंगलेस हो गया, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है अगर सबको ना मिल पाए तो. अब राइट टू वोट हम ये कहते हैं कि एज 18 के बाद से सबको वोट देते हैं, लेकिन हम ये कहें कि गोरे लोग को वोट डालने का अधिकार है, काले लोग को वोट डालने का अधिकार नहीं है. तो ये मीनिंगलेस रह गया एक पॉलिटिकल फ्रीडम. तो ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है. और इवोल्यूशन बता ही दिया हूँ, ग्रीक सिविलाइजेशन की बात शुरू से होता है, तब वहीं से इसको एक बहुत इम्पॉर्टेंट वैल्यू ह्यूमन एस्पिरेशन में माना जाता है. उसके बाद से लॉके ने भी कहा था कि सेल्फ ओनरशिप और फ्रीडम हमको मिलना चाहिए. और हमारे फंडामेंटल राइट में भी आर्टिकल में दिया हुआ है कि राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इसका मतलब ये है कि लॉ के सामने, लॉ के
समक्ष हम सभी बराबर हैं। और अगर ये दिया हुआ है, कानून बना दिया गया है कि 18 साल से या 18 साल का या 18 साल के ऊपर का आदमी वोट डाल सकता है, तो वोट डाल सकता है, उसमें इक्वालिटी है, उसमें आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये है। दूसरी चीज़ है कि अगर मैंने किसी के घर चोरी किया है और बाय सपोज पहले आर्टिकल सेक्शन 378 जो आईपीसी का था उसमें थेफ्ट में 3 साल सज़ा दिया गया था, तो उसमें ये नहीं है कि कोई एक अमीर आदमी है तो उसको 3 साल की जगह 1 साल की सज़ा होगा या कोई सज़ा नहीं होगा, उसका केवल फ़ाइन से ही काम चल जाएगा। और जो गरीब व्यक्ति है उसका क्या होगा कि उसको 3 साल की जगह 5 साल सज़ा दी जाएगी। ये गलत चीज़ है। तो इस केस में ये इक्वालिटी बिफोर लॉ है, हमें कानून के सामने हम सभी बराबर हैं। अब इक्वालिटी के कई सारे डायमेंशंस हैं, लाइक पॉलिटिकल इक्वालिटी, लीगल इक्वालिटी। सबसे पहले लीगल इक्वालिटी पढ़ना शुरू करते हैं। लीगल इक्वालिटी का मतलब ये है कि इक्वल लीगल स्टेटस, सबको समान तरीके से जो भी कानून के सामने हम रखते हैं। जैसे मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल दिया, ये दोनों इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। रूसो ने भी अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में यही चीज़ कहा है कि सबको लीगली इक्वल स्टेटस देना चाहिए। अब पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करते हैं तो जितने भी एक नागरिक होने के नाते जो पॉलिटिकल राइट्स हमारे पास हैं वो सबको एक सम्मान देना चाहिए। जैसे कि डेमोक्रेटिक राइट, लोकतंत्र का अधिकार। आप ऐसा तो है नहीं ना कि 50% पॉपुलेशन को कहते हैं कि आपको लोकतंत्र का अधिकार है और 50% पॉपुलेशन को आपको लोकतंत्र का अधिकार नहीं है। पूरे समूचे भारत में ही पूरा लोकतंत्र है तो लोकतंत्र का अधिकार है। दूसरा, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ फ्रेंचाइजी, वोट डालने का अधिकार, इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया ही है। पॉलिटिकल ओपिनियन रखने का अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं है कि कोई एसटी या कोई लोअर बैकग्राउंड क्लास लड़का है या जो लोअर इनकम ग्रुप का लड़का है उसको अपने बातों को रखने का अधिकार नहीं है, और जो बहुत हायर एचआईजी इनका हायर इनकम ग्रुप के लोग हैं उनको बात रखने का सिर्फ अधिकार है। ये चीज़ नहीं हो सकता है, ये पॉलिटिकल इक्वलिटी के अगेंस्ट में है। एक और चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ये पॉलिटिकल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ये कहिए कि एक समूचा ग्रुप, एक समूचा कास्ट के लोग, एक बहुजन समाज के लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुजन समाज के लोगों को हम अधिकार ही नहीं देते हैं कि वो एक एसोसिएशन रखें, तो ये नहीं हो सकता। ये आप एवरीवन हैव राइट टू फॉर्म एसोसिएशन आर्टिकल 19 में दिया है। बरसते इसके पीछे जो पिछले हमने पढ़ा था पॉजिटिव लिबर्टी के मतलब उसके कंसर्न में हम पढ़ सकते हैं कि कई सारे, ये नहीं है कि स्टेट के खिलाफ ही आप कोई काम करो, उस केस में आप एसोसिएशन को अनलॉफुल घोषित कर सकते हो। उसके बाद रॉबर्ट डाल ने कहा था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कुछ क्राइटेरिया इन्होंने बताया था, जैसे वोटिंग इक्वालिटी, सबको वोट देने का अधिकार है, पार्टिसिपेशन सब कर सकते हैं, अपनी सोच समझ को इनलाइटन करना चाहिए, एजेंडा को कंट्रोल रखना चाहिए, और सारे भी जो एडल्ट मेंबर्स हैं उनको कलेक्टिव डिसीजन में पार्टिसिपेशन करना चाहिए। तो इससे हम पॉलिटिकल इक्वालिटी पाएंगे। इवन जब हम अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट को जब गौर से देखते हैं तो फर्स्ट स्टेज में केवल पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात कही थी, लेकिन जब उसका सेकंड स्टेज हुआ तब हम सोशल और इकोनॉमिकल इक्वालिटी की बात करते हैं। सोशल इक्वालिटी की बात करें तो एक सोसाइटी में एक कुछ इंडिविजुअल और कुछ सोसाइटी के ग्रुप में उनको भेदभाव उनके साथ नहीं किया जा सकता। हमारे सबको सोसाइटी में जितने लोग भी हैं वो सब एक बराबर ही उनको ट्रीट करना है, क्योंकि अगर सोशल इनइक्वालिटी है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पिछड़ापन जा रहा है, वो धीरे धीरे एक भयावह रूप ले लेगा, क्योंकि मन में एक भाव आ गया कि ये मेरे साथ सोशल इनजस्टिस हो रहा है, तो वो आने वाले टाइम में ये एक बहुत बड़ा एक विद्रोह का वजह बन सकता है। तो सोशल इक्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही इसका ओरिजिन माना जाता है सोशल इक्वालिटी की। इकोनॉमिक इक्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आज के टाइम में तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक, वो मैंने पहले भी कहा कि पॉलिटिकल फ्रीडम विदाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी इज़ मीनिंगलेस, क्योंकि
पैसा आज के टाइम में बहुत बड़ा रोल निभाता है, चाहे आप इंटरनेशनल एस्पेक्ट में भी कहिए। जिस कंट्री के पास ज़्यादा पैसा है, जिसकी जीडीपी ज़्यादा मजबूत है, जिसके ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा मजबूत हैं, तो वो उनका एक दबदबा समाज में रहता है। उसी तरह अगर भारत में या कहीं भी किसी भी समाज में आप बहुत सारे फ्रीडम दें, लेकिन आप उसके पास रूफ टॉप नहीं है, उसके पास छत नहीं है, उसके पास खाने का पैसा ही नहीं है, तो सारे अधिकारों और सारे उसके जो है कि स्वतंत्रता का मतलब ही क्या है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारे स्कीम्स निकाले हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मिड डे मील का स्कीम निकाला है, जिसमें बच्चों को खाना फ्री में देगी एक टाइम का। उसके बाद राइट टू एजुकेशन दिया, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चे फ्री में पढ़ सकते हैं। और भी कई सारे इक्वालिटी का अधिकार हैं, जैसे आयुष्मान भारत में, जिसमें 5 लाख रुपए तक आपको एक साल में मिलता है। सीनियर सिटीजन को भी 5 लाख मिलेगा जो 70 साल के ऊपर है। तो और इसमें अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इन चारों डायमेंशंस के अलावा 2 और चीज़ की बात होती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वालिटी ऑफ आउटकम। अब इसको बहुत सिंपल से समझेंगे। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि एक रेस में 4 लोग खड़े हैं, तो उनको ऐसी सर्विस या ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करना कि वो चारों स्टार्टिंग रेस में एक बराबर है, और वो जब जा रहे हैं तो वो अपने हिसाब से वो जा पहुंच रहे हैं उस जगह पे। लेकिन इक्वालिटी ऑफ आउटकम ये कहता है कि ये जो रेस कहीं से करें, आउटकम में सब एक बराबर आने चाहिए। तो क्योंकि इक्वालिटी ऑफ आउटकम में ये कहता है कि अगर कई सारे लोग हैं जिनके पास फैसिलिटी ही नहीं है, तो वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते हैं। जैसे स्टेडियम में पहुँच ही नहीं पाएगा तो आदमी रेस क्या लगाएगा। और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ये कहता है कि सबको एक बराबर प्लेटफॉर्म पे लेते जाओ, उसके बाद से जो जितने कैपेबल में रहेगा वो उस हिसाब से आगे बढ़ेगा। और इसमें एक चीज़ और है कि इक्वालिटी की बात करें हम, तो इक्विटी की बात करें तो एक मानिए एक एग्ज़ाम्पल बताया जाता होगा, एक दीवार है। ये दीवार जो है कि वो 5 फीट की है, और एक आदमी 3 फीट का, एक आदमी 6 फीट का, एक आदमी 4 फीट का है। अब आप क्या करते हैं, एक फीट दोनों सबको स्टेयर्स देते हैं, तो 6 फीट वाला और आसानी से देख ही रहा है, वो और देख लेगा। जो 3 फीट का है वो देख लेगा, 4 फीट का सॉरी वो 1 फीट बढ़ेगा तो वो देख लेगा, और 3 फीट में 1 फीट बढ़ाएंगे तो 4 फीट, तब भी वो दीवार के उस पार नहीं देख पाएगा। तो इसका मतलब कि जो ये पर्पज़ है आप समानता का, जो आप इक्वालिटी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, वो इक्वालिटी का पर्पज़ ही खराब हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं तो मेन आउटकम ही है, हमको तो बराबरी उस स्तर पे ले आना है। जैसे कि आप एक बच्चा है, वो बढ़िया से आप उसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि आप वो फॉर्म भर पा रहा है, तो उसका क्या मतलब है कि आप ये कह दीजिए कि ये हम अच्छे से एक बराबर वो एग्ज़ाम कराएंगे, सबका एक पेपर रहेगा। सबसे पहले उनको बेसिक आप फैसिलिटी तो प्रोवाइड करो, आप फॉर्म का तो कम करो। जैसे कि हमारे टाइम में आज भी जो कितना भी डेवलपमेंट हुआ, लगभग 75 साल फ्रीडम को हो गया, लेकिन आज भी SC ST समाज आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। इसके लिए आज भी हमारे टाइम में गवर्नमेंट ने जो भी फॉर्म्स आते हैं उसमें इनका रेट, जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, उनको उनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो एक नॉर्मल जनरल कैटेगरी से कम रखा जाता है या नहीं रखा जाता है। तो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि ये इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी देने की बात होती है। और एक चीज़ और होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की जाती है। तो समानता का अधिकार है हमारे भारत में। जो जनरली जो भी गवर्नमेंट आती है वो उसका मेन पर्पस और हमारे डेमोक्रेसी का ही मेन पिलर है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। बिना समानता के अधिकार के हम रह ही नहीं सकते हैं। एक समाज एक व्यवस्थित तरीके से चल ही नहीं सकता। जैसे इसमें एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स भी आया। पहले के टाइम में जो ब्रिटिशर्स रहते थे वो ज़मींदार, तालुकदार, इन लोगों को एक टाइटल्स देते थे सर और इन चीज़ों का। तो हमारी जब डेमोक्रेसी, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा है कि भारत के अलावा आप किसी भी टाइटल्स को होल्ड नहीं कर सकते हो। ये नहीं है कि आपको कोई ब्रिटिशर्स आपको कोई टाइटल दे दिए, अब आप उसको लेके चल रहे हो। नहीं भैया, या तो आप परमिशन लो, लीगली तरीके से लो,
उसके बाद एक एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आया। अनटचेबिलिटी, छुआछूत एक बहुत ही खराब एक सामाजिक दाग है कि आज भी भारत में कहीं कुछ पिछड़े जगहों पे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इसलिए अछूतपना को एकदम बहिष्कृत किया गया, उसका बहिष्कार किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत इस पे प्रावधान ले आया। भारतीय संविधान में पार्ट 3 में उसको फंडामेंटल राइट में रखा कि जो व्यक्ति है उसको किसी भी तरीके का छुआछूत का सामना ना करना पड़े और भारत के सारे नागरिक, हमारे सारे जो भी सिटीजन्स हैं वो सभी इक्वल हैं और उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो। आज यही है राइट टू इक्वलिटी में। बेसिकली सारी चीज़ों को मैंने कवर किया है। आर्टिकल 14 to 18 आपकी राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।